हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और डायरेक्टर सैलरी। एक्चुअल में ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है एंट्री नंबर 6 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। एंट्री नंबर 6 ऑफ दिस नोटिफिकेशन क्या बोलता है कि जीएसटी टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन सर्विस सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब अगर कोई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट कोई सर्विस रेंडर करता है टू द दैट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, इन दैट केस क्या है कि जीएसटी हैज़ टू बी पेड ऑन आरसीएम बेसिस बाय द रिसिपिएंट। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर, जो डायरेक्टर सर्विस रेंडर कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना पड़ता है। अब ये एंट्री के बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि क्या अब कोई डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, क्या वो एज ए डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ले रहे हैं? तो सब तरह के डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर आपको जीएसटी लगेगी। दैट इज़ द कंट्रोवर्सी। इनिशियली कुछ एडवांस रूलिंग भी आई जिसमें ये कहा गया कि भाई नहीं भाई, कोई भी तरह का रेम्यूनरेशन अगर इन डायरेक्टर्स को पेमेंट कर रहा है तो आपको रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अपने को इसको समझने के लिए, जानने के लिए कि क्या किस केस में जीएसटी एप्लीकेबल है इन केस ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और डायरेक्टर सैलरी और सर्विस रेंडर्ड बाय द डायरेक्टर। तो सबसे पहले तो ये है कि शेड्यूल 3 टू द जीएसटी एक्ट में कुछ एक सर्विसेज ऐसी डिफाइन की हुई, कुछ एक सप्लाई ऐसी है, कुछ एक ट्रांजैक्शन ऐसे हैं दोज आर नाइदर एट सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट एट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के दायरे में आते ही नहीं है। उसमें एक है कि सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, जहाँ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में अगर कोई किसी भी तरह की सर्विस रेंडर की जाती है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों की भी डेफिनेशन से बाहर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो डायरेक्टर्स जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं टू द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट, क्या उनका ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? अगर ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो कहाँ क्वेश्चन आता है कि आपको रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज व्हाटएवर में भी आपको जीएसटी पेमेंट करने का? तो उसको समझने के लिए अपने को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अपने कितने तरह के डायरेक्टर होते हैं। जनरली क्या होते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है या आपका इंडिपेंडेंट। जनरली ये 4 तरह की मेजर कैटेगरी है जिस डायरेक्टर में। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है। कंपनीज एक्ट अलग अलग डिफरेंट ये जो टर्म्स है उसको डिफाइन किया है। होल टाइम डायरेक्टर्स का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट बोलता है कि होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स ए डायरेक्टर ऑफ द इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 94। उसने होल टाइम डायरेक्टर को डिफाइन किया है। इसी तरह मैनेजिंग डायरेक्टर को डिफाइन किया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर हु बाय virtue ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और एन एग्रीमेंट विद द कंपनी और ए रेजुलेशन पास इन इट्स जनरल मीटिंग और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स is entrusted with substantial power of management of the affairs of the company and includes a director occupying the position of managing director by whatever name called। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर में जिसके पास सब्सटेंशियल पावर दिया गया है टू मैनेज द होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, उसको एज पर कंपनी एक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। तीसरा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मैं वेरी स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कंपनी एक्ट में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी तरह का कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, पार्टनर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह से कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। अब अपने को देखना पड़ेगा कि क्या होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसके साथ कंपनी का एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। उसको जानने के लिए अपने को सबसे पहले टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखना पड़ेगा कि कोई भी डायरेक्टर के साथ जब उसको अपॉइंट किया गया है तो उनका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में अगर आते हैं तो वहाँ तो नो डाउट कोई क्वेश्चन नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी तरह का रेम्यूनरेशन आप पेमेंट करते हो तो वो जनरली सिटिंग फीस या इस तरह का रेम्यूनरेशन होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में तो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो अगर किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन, सिटिंग फीस व्हाटएवर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी पेमेंट
करना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है कि होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर में भी आपको देखना है कि होल टाइम डायरेक्टर का आपका किस तरह की सर्विस रेंडर कर रहा है। एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि खाली आप उसको सैलरी पेमेंट कर रहे हो, फिक्स रेम्यूनरेशन है, उसके साथ कोई वेरिएबल कंपोनेंट भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि, या फिर कुछ होल टाइम डायरेक्टर के साथ आपका इस तरह का अरेंजमेंट है कि आप सैलरी भी पेमेंट कर रहे हो, उसके अलावा अगर वो कुछ स्पेसिफिक सर्विस रेंडर कर रहा है, अगर कुछ कोई उनके प्रोफेशनल सर्विस ऐसी रेंडर कर रहा है जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए, उसके लिए अलग से अगर वो प्रोफेशनल फीस ले रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो, अब इसमें इनकम टैक्स का भी इशू आता है, क्योंकि जब आप कोई भी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। अगर आप एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसका जो भी रेम्यूनरेशन पेमेंट कर रहे हो उसको अगर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो अंडर सेक्शन 192 एज ए सैलरी, क्योंकि जहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण आप कोई रेम्यूनरेशन पेमेंट कर रहे हो तो उसका टैक्स डिडक्शन की लायबिलिटी आती है अंडर सेक्शन 192। और अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर रहे हो तो उस केस में 194J में आपका एज ए प्रोफेशनल सर्विस टीडीएस डिडक्ट होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर के केस में आपका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये दर्शाता है कि भाई यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और उनको आप जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पेमेंट कर रहे हो वो एज ए सैलरी पेमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर रहा है, कोई अदर एक्सपर्टाइज सर्विस रेंडर कर रहा है, तो उनको एज ए एम्प्लॉयमेंट आप रेम्यूनरेशन पेमेंट कर रहे हो, इट मे बी फिक्स्ड और इट मे बी वेरिएबल, तो उसके ऊपर अगर आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो टीजीएस 190 अंडर सेक्शन 192 आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में इस तरह का कोई भी रेम्यूनरेशन अगर है जो जिसको हम सैलरी बोल सकते हैं और जिस पे टीडीएस अंडर सेक्शन 192 डिडक्ट हो रहा है, तो उस केस में आपको किसी भी तरह का रिवर्स चार्ज में जीएसटी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेम्यूनरेशन आपका शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आपको किसी भी तरह का ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब ये कंट्रोवर्सी बहुत दिन से चली आ रही थी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए रिसेंटली सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया 140/10/2020। उस सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया है कि दैट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट रेम्यूनरेशन विच आर डिक्लेयर्ड एज सैलरीज इन बुक्स ऑफ द कंपनी एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 192 ऑफ द आईटी एक्ट आर नॉट टैक्सेबल बीइंग consideration for service by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment in terms of Schedule 3 of CGST Act। इसका मतलब ये कंट्रोवर्सी यहाँ के ख़त्म हो जाती है कि आपको सीबीआईसी ने इटसेल्फ ये क्लेरिफाई किया है कि अगर कोई भी डायरेक्टर को किसी भी तरह का आप अगर रेम्यूनरेशन पेमेंट कर रहे हो और इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ये अगर आप सैलरी शो कर रहे हो और उसके ऊपर टीडीएस अंडर सेक्शन 192 कटा है इंस्टेड ऑफ 194J, तो उस केस में किसी भी तरह की रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि ये आपका शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। हाँ, इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह के आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कोई तरह का रेम्यूनरेशन दे रहे हो, किसी तरह की सिटिंग फीस दे रहे हो, तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को भी आप फिक्स सैलरी के अलावा कोई सिटिंग फीस इस तरह का अगर कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए किसी स्पेसिफिक रेम्यूनरेशन दे रहे हो, तो वो आपका उसके ऊपर ओबियसली टीडीएस अंडर सेक्शन 194J कटा होगा और वो आपका रिवर्स चार्ज में उसके ऊपर आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन सम अप मैं बोल सकता हूँ कि सीबीआईसी ने इससे पहले भी डिफरेंट प्रोफेशनल का व्यू यही था कि जहाँ सैलरी रेम्यूनरेशन है जो सैलरी पेमेंट हो रहा है वहाँ रिवर्स चार्ज का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, उस चीज़ को कंफर्म कर दिया है ये सीबीआईसी के रिसेंट सर्कुलर ने। तो इन सम अप अपने बोल सकते हैं कि जहाँ पे आप डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को किसी डायरेक्टर को कोई रेम्यूनरेशन पेमेंट कर रहे हो जो एज ए सैलरी है आपका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आपके एम्प्लॉयमेंट में है, तो उस केस में आपको किसी भी तरह का रिवर्स चार्ज में जीएसटी पेमेंट नहीं करना है। हाँ, लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऐसा उनको फीस या रेम्यूनरेशन पेमेंट कर रहे हो विच इज़ नॉट वेयर टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194J, उस केस में या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को किसी तरह का रेम्यूनरेशन पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में पेमेंट करनी पड़ेगी। थैंक यू।
वेरी मच। होपफुली ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।